नमस्कार विद्यार्थियों। आज क्लास 12 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड बिलियन सॉल्यूशन इसके बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो का दूसरा भाग है। देखते हैं इसमें आगे। विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जाना। अब विलयन की जो सांद्रता होती है उसको मात्रात्मक रूप से कैसे व्यक्त करते हैं उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। मात्रात्मक रूप से विलयन की सांद्रता को 5 तरह से परिभाषित किया जा सकता है। इसमें दिया हुआ पहला है द्रव्यमान प्रतिशत W/W, जिसको आप द्रव्यमान प्रतिशत कह सकते हैं, उसको कैसे व्यक्त करते हैं उसके बारे में देखते हैं। विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत W/W के रूप में निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। आगे देखते हैं इसमें विलयन के अवयव का द्रव्यमान जो किसमें होता है, परसेंटेज के रूप में होता है। दिया हुआ है बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100, ये इसमें दिया हुआ है। अतः विलयन के कुल द्रव्यमान में उपस्थित विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत विलयन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। यानी कोई विलयन है, विलयन के कुल द्रव्यमान में उपस्थित जो है विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत है वो विलयन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। उदाहरण देखते हैं आगे। यदि 100 ग्राम विलयन में चीनी की मात्रा 20 ग्राम है तो जल की मात्रा 80 ग्राम है, तो इस विलयन की सांद्रता को जल में 20% द्रव्यमान के रूप में व्यक्त या परिभाषित किया जा सकता है। आगे देखते हैं इसमें यदि 1000 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा 100 ग्राम तथा जल की मात्रा 900 ग्राम हो तो इस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कितनी होगी, 10% या 10% होगी। आगे देखते हैं इसमें तो दिया हुआ है दूसरा टाइप से परसेंटेज को व्यक्त करने का आयतन प्रतिशत V/V। आयतन को V/V से प्रतिशत किया गया है। विलयन की सांद्रता आयतन प्रतिशत V/V को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। आगे देखते हैं अवयव का प्रतिशत आयतन V/V बराबर अवयव का आयतन अपॉन विलयन का कुल आयतन इंटू 100। आगे देखते हैं एसिटिक अम्ल का जल में 10% विलयन का अर्थ है 100 ml विलयन में 10 ml एसिटिक एसिड है, अर्थात 90 ml जल है। इस प्रकार से आप इसको आयतन या वॉल्यूम परसेंटेज में आप इसको बता सकते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है द्रव्य विलयन की सांद्रता को प्राय आयतन प्रतिशत आयतन अपॉन आयतन में व्यक्त या परिभाषित किया जा सकता है। जैसे वाहन में डाला जाने वाला कूलेंट एक द्रव्य विलयन जो वाहन के इंजन को ठंडा रखता है। एथिलीन ग्लाइकोल का जल में 35% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम विलयन होता है। इस सांद्रता पर हिमरोधी जल के हिमांक को 255.4 केल्विन जो कितने बराबर होता है -17.5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। इसको कम कर देता है। ये इसमें क्या होता है, ये कूलेंट होता है इसलिए इसमें टेम्परेचर को कम कर देता है। ये इसमें बताया गया एग्जाम्पल दिया हुआ है। आगे देखते हैं इसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V वेट अपॉन वॉल्यूम ये दिया हुआ है। आगे देखते हैं 100 मिलीलीटर विलयन में घुले विलय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। विलयन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में इकाई मात्रक औषधि जो ये होता है, ये कहाँ का यूज होता है, औषध फार्मेसी में उपयोगी में आती है। द्रव्यमान आयतन जो प्रतिशत होता है वो फार्मेसी इंडस्ट्रीज में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या मेडिसिन बनती है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं फिर आगे पार्ट्स पर मिलियन ppm, ये भी इकाई है, बहुत सूक्ष्म इकाई होती है। जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है तो विलयन की सांद्रता को पार्ट प्रति मिलियन या ppm पार्ट पर मिलियंस में प्रतिशत किया जाना उपयुक्त होता है। पार्ट पर मिलियन या प्रति मिलियन क्या होता है इसके हम देखते हैं बराबर अवयव के भागों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या इंटू 10⁶ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पार्ट पर मिलियन अमाउंट आ जाएगी। प्रतिशत की तरह ही पार्ट पर मिलियन ppm सांद्रता को भी द्रव्यमान आयतन द्रव्यमान आयतन में प्रतिशत किया जा सकता है। जल तथा शुद्ध जल अथवा वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्राय μg/ml यूनिवर्स या ppm के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। ये प्रदूषण है या जल में जो प्रदूषण की सांद्रता को या अमाउंट को मेजर करना है तो ये यूनिट है ppm के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनरली ऐसा किया जाता है। आगे दिया हुआ है मोल अंश मोल फ्रैक्शन। मोल अंश क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। अवयव का मोल अंश क्या होता है वो देखते हैं बराबर अवयव के मोलों की कुल संख्या अपन सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या को मोल अंश कहते हैं या मोल फ्रैक्शन कहते हैं।
दिया हुआ उदाहरण के लिए एक देंगे विलियन बाइनरी सॉल्यूशन में यदि ए तथा बी अवयवों के मोल अंश Na तथा Na हो तो ए का मोल अंश मोल फ्रैक्शन होगा। तो ए का जो मोल अंश है या मोल फ्रैक्शन कहलाएगा वो दिया हुआ है। इसमें आपको Na और Nb दो अलग अलग या बाइनरी सॉल्यूशन दिए हुए हैं। एक्स ए बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb। इसमें दो देंगे विलियन बाइनरी विलियन के लिए ये पहला विलियन Na दूसरा Nb। तो ये जो समीकरण आपको दिख रहा है वो एक मोल अंश का दिया हुआ है। आगे देखते हैं आई अवयव वाले विलियन में जब बहुत सारे अवयव हो जाता है आई अवयव वाले तो उसके बारे में देखेंगे। एक्स आई बराबर एन आई अपॉन N1 प्लस N2 प्लस डॉट डॉट प्लस Ni तक आप कणों की संख्या को लिख सकते हो और ये इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। आगे दिया और एक्स आई बराबर Ni समेशन Nm ये दिया हुआ है। अतः दर्शाया जा सकता है कि दिए गए विलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग 1 होता है। उसका एडिशन या योग कितना होगा? ये होगा। अर्थात आगे उसको गणितीय रूप में दिया गया है x1 अपॉन x2 ये क्या है? मोल फ्रैक्शन या मोल मीन है। उस सबको जोड़ोगे डॉट डॉट करके xi अनलिमिटेड तो उनका सबका मान कितना होगा? 1 होगी। इकाई इसकी वैल्यू होगी। मोल अंश इकाई विलयन में भौतिक गुणों के संबंध दर्शाने में बहुत उपयोगी है, जैसे कि विलयनों की सांद्रता का वाष्प दाब के साथ संबंध दर्शाने में तथा इसका उपयोग गैसीय मिश्रणों के लिए आवश्यक गणना की व्याख्या करने में भी बहुत आवश्यक है या व्याख्या करने में बहुत सहायक होता है। फिर इसका एक नेक्स्ट टॉपिक है मोलरता। मोलरिटी क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। एक विलियन 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता जिसको कैपिटल एम से दर्शाया जाता है, मोलरता को प्राय अंग्रेजी के कैपिटल एम में दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं इसमें मोलरता। मोलरता क्या होती है? बराबर विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन में लीटर को मोलरता या मोलरिटी कहते हैं। आगे दिया हुआ उसमें एग्जाम्पल समझाया गया है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.25 ml लीटर यूनिवर्स या इसको आप क्या बोल सकते हैं 0.25 मोलरिटी विलियन का अर्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.25 मोल को 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलियन में घोला गया है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं मोलरिटी को। आगे इसमें और देखते हैं मोललता। मोललता क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। किसी विलियन की मोललता जिसको स्मॉल एम से दर्शाया जाता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित की जा सकती है या की जाती है। अर्थात मोललता बराबर दिया हुआ आगे विलेय के मोल अपॉन विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम 1 किलो यूनिवर्स मोल या 1.00 मोल KCl का जलीय विलयन का अर्थ होता है कि 1 मोल 74.5 ग्राम KCl को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। तो जो मोललता है वो किलोग्राम विलायक इसमें जो विलायक होता है उसको किलोग्राम में उसको मेजर किया जाता है। ये दिया हुआ आता है तो ये आप इसमें उदाहरण की सहायता से भी समझ सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत ppm मोल अंश मोललता ताप पर निर्भर नहीं करते। ये विशेष ध्यान रखना है कि परसेंटेज जो द्रव्यमान परसेंटेज है ppm है मोल अंश मोल फ्रैक्शन है मोललता है ताप पर निर्भर नहीं करते, जबकि मोलरता मोलरिटी ताप पर निर्भर करती है। इसलिए ऐसा होता है कि आयतन ताप पर निर्भर करता है जबकि द्रव्यमान नहीं करता। किसी का भी आयतन होता है वो ताप पर निर्भर होता है, ताप डिपेंडेंट यूनिट है। इसलिए मोलरता है वो आयतन पर निर्भर करती है इसलिए ये ताप पर निर्भर करती है। बाकी ये द्रव्यमान प्रतिशत ppm मोल अंश मोललता ये आयतन पर निर्भर नहीं करती है इसलिए ये ताप पर निर्भर नहीं करते जबकि द्रव्यमान नहीं करता। तो ये आप आयतन की वजह से मोलरता है वो ताप पे निर्भर करती है। आगे देखते हैं ठोस तथा गैस की द्रव में विलेयता। पहले देखते हैं विलेयता सॉल्युबिलिटी क्या होती है। एक विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई अवयव पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता विलेय तथा विलायक की प्रकृति ताप और दाब पर निर्भर करती है। उदाहरण यदि सामान्य ताप पर 100 ग्राम जल में चीनी की अधिकतम 25 ग्राम मात्रा घुल सकती है तो चीनी की विलेयता 100 ग्राम जल में 25 ग्राम हुई। आप इसमें एक उदाहरण देके समझाया गया। ठोसों की द्रव में विलेयता किसी दिए गए द्रव में सभी ठोस नहीं घुलता है। ये बात सही है। जैसे चीनी तथा नमक चीनी जो है या नमक है सोडियम क्लोराइड जल में आसानी से घुल जाता है लेकिन बेंजीन में नहीं घुलता है
तो नैप्थलीन तथा एंथ्रासीन बेंजीन में आसानी से घुल जाता है, जबकि जल में नहीं घुलता है। अलग अलग उदाहरण दिए हुए, इनके अलग अलग नेचर होती है, इसको समझते हैं। समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक, इसके बारे में समझते हैं। ये देखा गया है कि ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। इसका अर्थ लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। सामान्यतः एक विलेय विलायक में घुल जाता है यदि दोनों के अंतर आणविक अन्योन्य क्रिया समान हो, अतः ये कहा जा सकता है कि समान समान को घोलता है। फिर विलीनीकरण या डिसोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। जब एक ठोस विलेय को द्रवीय विलायक में डाला जाता है तो ये उसमें घुलने लगता है। यह प्रक्रिया विलीनीकरण या डिसोल्यूशन कहलाती है। जब किसी ठोस को किसी ठोस के विलेय को द्रवीय विलायक तो लिक्विड सॉल्वेंट में डाला जाता है तो उसमें घुलने लगता है, तो घुलने की जो प्रक्रिया होती है उसे विलीनीकरण या डिसोल्यूशन या घुलना कहलाती है। दूसरे शब्दों में किसी ठोस विलेय की एक द्रव्यमान विलायक में घुलने की प्रक्रिया विलीनीकरण कहलाती है। विलीनीकरण को अंग्रेजी में डिसोल्यूशन कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्रिस्टली या क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। विलीनीकरण के जब एक ठोस विलेय को द्रवीय विलायक में डाला जाता है तो ठोस घुलने लगता है, जिससे विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है। इस समय विलयन में से विलेय के कुछ कण ठोस के विलेय कणों के साथ जुड़कर अलग हो जाते हैं। ये प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो ये इसमें दिया हुआ है। आगे इसमें आप देखते हैं, अतः ठोस विलेय के द्रवीय विलयन में घुलनीकरण के क्रम में विलेय के कुछ कणों का ठोस विलेय के कणों से अलग होकर जुड़ने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। गतिक साम्य डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में अपन समझते हैं। विलीनीकरण के क्रम में विलेय के कुछ कणों का ठोस विलेय के कणों के साथ जुड़कर अलग हो जाने तथा ठोस के द्रवीय विलयन में घुलने की प्रक्रिया की गति समान हो जाती है। इस परिस्थिति में विलयन में जाने वाले विलेय कणों की संख्या विलयन से पृथक्कारी विलेय की संख्या के बराबर होगी। इस स्थिति में गतिक साम्य बना रहता है, काइनेटिकल इक्विलिब्रियम बना हुआ रहता है। एक दिया हुआ गतिक साम्य डायनेमिक इक्विलिब्रियम या काइनेटिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। गतिक साम्य की प्रावस्था में दिए गए ताप तथा दाब पर विलयन में उपस्थित विलेय की सांद्रता स्थिर रहती है। आगे देखते हैं विलेय प्लस विलायक, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, जो काइनेटिक या गतिक साम्य रहता है विलयन के अंदर रहता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसको गतिक साम्य प्रावस्था या डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। आगे देखते हैं गतिक साम्य डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है इसके बारे में देखते हैं। विलीनीकरण के क्रम में विलेय के कुछ कणों का ठोस विलेय के कणों के साथ जुड़कर अलग हो जाने तथा ठोस के द्रव्य विलयन में घुलने की प्रक्रिया की गति समान हो जाती है। इस परिस्थिति में विलयन में जाने वाले विलेय कणों की संख्या विलयन से पृथक्कारी विलेय की संख्या के बराबर होगी। इस स्थिति को गतिक साम्य या डायनेमिक इक्विलिब्रियम की प्रावस्था कहा जाता है। आगे देखते हैं, गतिक साम्य की प्रावस्था में दिए गए ताप तथा दाब पर विलयन में उपस्थित विलेय की सांद्रता स्थिर रहती है। विलेय प्लस विलायक बराबर जो इक्विलिब्रियम या डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो विलयन या सॉल्यूशन है। गतिक साम्य प्रावस्था के अंदर बताया गया। संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ये देखते हैं। दिए गए ताप व दाब पर जब किसी विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, ऐसे विलयन संतृप्त या सैचुरेटेड विलयन कहलाते हैं। वह विलयन जो बिना घुले विलेय के साथ गतिक साम्य में होता है वह संतृप्त या सैचुरेटेड विलयन कहलाता है। आगे दिया है, संतृप्त विलयन में विलायक की दी गई मात्रा घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा होती है। संतृप्त जो विलयन है, संतृप्त विलयन में विलेय की सांद्रता उसकी विलेयता कहलाती है। तो ये कुछ दिया हुआ टर्म्स। थैंक यू।